Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you all are doing well and you are watching channel Conceptual Tricks and Learning with Suhana. आज हम जो है ग्रामर से हट कर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स में या पेपर्स में उनके मार्क्स नहीं आते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स या स्किल्स दूंगी स्टडी से रिलेटेड जिसको अप्लाई करके आप लोग एग्ज़ाम में टॉप स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम्स में या पेपर्स में हमारे स्कोर उतने अच्छे नहीं आते। तो इसकी वजूहात क्या होती है, क्यों नहीं आती? इसकी वजूहात सिंपल ये है कि हम जिस तरह स्टडी के लिए टिप्स या स्किल्स चाहिए होते हैं उसके मुताबिक हम हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न या मेथड से नहीं कर रहे होते। स्टडी के लिए भी यानी जिस तरह हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर मेथड या टिप्स या स्किल्स चाहिए होते हैं, इसी तरह स्टडी के भी अपने बहुत सारे स्किल्स हैं। तो उनको अप्लाई करके हम किसी भी एग्ज़ाम में टॉप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि वो कौन कौन से स्किल्स है जिसको अप्लाई करके हम एग्ज़ाम में टॉप स्कोर कर सकते हैं। जो फर्स्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट है या टिप है वो ये है कि आप लोगों ने अपने लिए एक स्टडी स्केजुअल बनाना है। स्टडी स्केजुअल किस तरह? आप लोग मंथ का भी स्टडी स्केजुअल बना सकते हैं या वीकली। और इस एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग ने क्या करना है कि ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम में टाइम है, यानी अभी वो स्कूल या कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉलेज से आकर फिर किस तरह अपना रूटीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है। ये टाइम टेबल जो कि स्किप जो कि अभी उनका एग्ज़ाम शुरू नहीं होने वाला या 1 मंथ 2 मंथ्स उनके एग्ज़ाम में रहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि अपने लिए एक स्टडी स्केजुअल बनाना है। स्टडी स्केजुअल में क्या करना है कि आप लोग स्टडी स्केजुअल मंथली का भी बना सकते हैं, वीकली का भी बना सकते हैं, यानी मैंने एक वीक में कितना कोर्स कवर करना है। दूसरी बात ये मंथली भी आप लोग बना सकते हैं कि मैंने एक मंथ में कितना कोर्स कवर करना है, यानी आप लोग अपने लिए एक टारगेट रख देते हो। जब हम अपने लिए एक टारगेट रख देते हैं तो उसको फिर कवर करना वो एक मोटिव सा बन जाता है कि मैंने इसको कवर करना है। ठीक है, वो मोटिवेशन आ जाती कि हाँ मैंने ये टॉपिक इतने टाइम में कवर करना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो कोर्स है वो भी ऑन टाइम जो है या मे बी टाइम से पहले जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आप वीक का स्केजुअल बना देते हो कि मैंने मंडे को ये जो है सब्जेक्ट रखना है, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को, इसी तरह क्या होता है कि एक ही वीक में आप सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी कर पाते हो। और अगर जिस बंदे या स्टूडेंट्स ने अपने लिए स्टडी स्केजुअल नहीं बनाया होता तो क्या होता है कि उसकी जो स्टडीज़ होती है वो इर्रेगुलर होती है उसकी, यानी कभी कभी क्या होता है कि वो साइंस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे देता है और जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स है या लिटरेचर्स वगैरह है उसको कम टाइम देता है, तो उनकी स्टडी में बैलेंस नहीं होती। तो स्केजुअल जो है उसका फ़ायदा ये है एक प्रॉपर टाइम टेबल का कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली कवर करते हो। ठीक है, तो सारे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक के मार्क्स होते हैं अपने, इसलिए हमने सब सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना होता है। तो स्केजुअल से ये फ़ायदा होता है कि एक तो हम सारे सिलेबस को या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर कर देते हैं, और दूसरी बात ये कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है कि हाई मैंने तो ये इतना ये सब्जेक्ट कवर कर लिया है और इतना अभी भी रहता है, तो वो स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इस दिन ये करना है। एक प्रॉपर स्केजुअल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ कि आप लोग एक प्रॉपर वीकली सिलेबस ज़रूर बनाएं अपने लिए और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। फिर है टाइम मैनेजमेंट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप लोगों ने अपने लिए टाइम को मैनेज करना है।
यानी अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और घर पर हो, तो आप लोग जब सुबह सवेरे उठते हो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैंने सुबह कौन सा जो है सब्जेक्ट पढ़ना है। वो तो आप लोगों ने स्केजुअल में लिखा होगा। उसके लिए फिर आपने हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर किया होता है कि मैंने अगर फिज़िक्स पढ़ना है तो वो मैंने 2 घंटे पढ़ना है, बायो है, केमिस्ट्री है, वो मैंने कितने टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो आपने पहले से टाइम के मैनेजमेंट के मुताबिक करनी है। कुछ ऐसा नहीं करना कि कुछ को ज़्यादा टाइम देना, लेकिन हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम रखें। सो टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टाइम को मैनेज करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रीशियस है स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि मैं सुबह सवेरे जब उठूँ, नाश्ता करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, सब कुछ मेरा ख़त्म हो, तो इसके बाद मैं अपने टाइम को यानी फर्स्ट मैंने फ़िज़िक्स को कवर करना है, तो आप लोग उसके लिए पहले से टाइम मुकर्रर करें कि मैंने 2 घंटे फ़िज़िक्स पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, और इसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। उसके लिए स्पेसिफ़िक टाइम जो है आप लोगों ने रखना है। हम क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को लेते हैं और उसको सारा दिन पढ़ते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि दिमाग बोर हो जाता है उस सब्जेक्ट से। इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम आप लोगों ने मैनेज करके रखना है कि मैंने इतने टाइम में ये सब्जेक्ट करना है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा टाइम मैनेजमेंट का? टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे सिलेबस जो है वो कवर कर पाते हो। और इससे भी आप लोगों का क्या होता है, स्टूडेंट्स का मेन जो प्रॉब्लम होता है वो स्ट्रेस लेवल की, उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो स्टडी की वजह से बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो टाइम मैनेजमेंट से आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है और आप रिलैक्स होते हैं और रिलैक्स स्टडी कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर है बैलेंस रूटीन। आप लोगों ने अपनी जो एकेडमिक लाइफ है यानी स्कूल लाइफ है या कॉलेज लाइफ है और जो आम सोशल लाइफ है, घर में आप लोग की जो लाइफ है, उसके दरमियान आप लोगों ने बैलेंस रखना है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट की लाइफ में कि मैंने यानी एकेडमिक लाइफ को कितना टाइम देना होता है, फिर मैंने सोशल एक्टिविटीज़ को कितना टाइम देना है। ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन जो है पढ़ते रहो और सोशल एक्टिविटी से ख़ुद को दूर रखो। इससे क्या होता है कि आप लोगों का स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है और आप लोग बोर हो जाते हो स्टडी से, फिर वो इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होती क्योंकि माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होता। इसलिए स्टडी के साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों ने अपनी रूटीन के दरमियान जो है, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें बैलेंस रखना है कि मैंने इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में स्टडी करूँगी, इसके बाद मैं टीवी देखूँगी या सॉन्ग सुनूँगी या कुछ और हॉबी है आपके तो आप वो कर सकते हैं। इसलिए माइंड को फ्रेश रखना ज़रूरी है। 24 जो घंटे जो लोग स्टडी करते हैं वो इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप 24 आवर्स स्टडी करें, बिल्कुल आप 5-3 घंटे स्टडी करें, लेकिन फ्रेश दिमाग से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, सो बैलेंस रखें अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में और एकेडमिक लाइफ में। इसके बाद है क्वाइट स्टडी प्लेस। क्वाइट स्टडी प्लेस क्या है कि आप लोग जब भी स्टडी करते हो तो जगह ऐसी होनी चाहिए, आप लोगों ने अपने लिए एक स्पेसिफिक जगह रखनी है घर में या एक रूम है जो भी है। सो ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग बैठे हो इसके दरमियान बैठकर आप स्टडी करें। नहीं, स्टडी के लिए एक प्रॉपर जगह का होना ज़रूरी है। ठीक है, आप वहाँ पे टेबल हो, चेयर हो, लेकिन क्वाइट मीन खामोश वाली जगह हो जहाँ पर आप, इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो अपनी स्टडी पे और जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो उसको आप जल्दी समझ पाते हो और वो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। कभी कभार के ऐसे होता है कि हम यानी अपने घर में लोग के दरमियान बैठ कर स्टडी करते हैं, फिर जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और टीचर हमसे वो क्वेश्चन करता है, पूछता है, तो क्या होता है कि वो दिमाग में उसी तरह नहीं बैठा होता जिस तरह हम अलग जगह पर बैठकर स्टडी करते हैं। वो फिर मिक्स होता है या भूल जाता है मिड में से। तो इसका जो पब्लिक प्लेस पर मतलब लोग के दरमियान बैठकर आप लोग स्टडी करते हैं तो उसका नुकसान ये है कि वो भूल जाता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप लोग अलग जगह पर एक क्वाइट प्लेस पर बैठकर स्टडी करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ है जो आप लर्न कर रहे हो तो वो उस पर आपका कॉन्सनट्रेट बिल्कुल 100% होता है और इसको आप जल्दी लर्न कर लेते हो। सो क्वाइट स्टडी प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। इसके बाद है ब्रिंग एवरीथिंग यू नीड।
आप लोग जब स्टडी कर रहे होते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होता है कि जब वो स्टडी करने बैठ जाते हैं तो कभी उनसे एक बुक रह जाती, कभी दूसरी बुक रह जाती, फिर उसके लिए उठना पड़ता है, फिर वो स्टडी के दरमियान डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, उससे इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग स्टडी के लिए बैठो तो बिल्कुल कंप्लीट होकर बैठो। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें आप लोग को चाहिए होती है उसको पहले से मैनेज करके अपने लिए रख लो अपने टेबल पे। जितनी बुक्स आपको चाहिए, कॉपी प्रैक्टिस के लिए चाहिए, पेन, बॉल पॉइंट, कैलकुलेटर, जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग पहले से उसको मैनेज करके रख दो टेबल पे। इससे आप लोग का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और जो स्टडी के दरमियान आना जाना होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है, वो भी नहीं होगी। फिर है कीप मोबाइल फ़ोन अवे। ये बहुत ही बड़ा मसला है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, मोबाइल, क्योंकि उनके क्या होता है कि उन्होंने अपने साथ मोबाइल रखा होता है, वो साइलेंट मूड पे भी नहीं होता, और जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो उस पर मैसेज आ जाते हैं तो वो उठा कर देख कि किसका मैसेज आया है, क्योंकि वो देखे बिना रह नहीं सकते। तो मोबाइल को जब उठा कर वो देखते हैं तो उसमें भी 1 घंटा उनका ज़ाया होता है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप लोग 1 मिनट में यानी मोबाइल उठा और रख देते हैं, नहीं, अगर आपने पहली एक दफ़ा मोबाइल उठा लिया तो फिर आप लोग उसको रख नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो आपका तकरीबन 1 घंटा ज़रूर लेगा। इससे क्या होगा कि आपका स्टडी का जो टाइम है आपने लोगों ने जो मैनेज करके रखा होता है उसके लिए वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए जब भी स्टडी के लिए बैठो तो मोबाइल अपने से बहुत ज़्यादा दूर रखो, या बिल्कुल ऑफ़ करके रखो, या साइलेंट मूड पे या डू नॉट डिस्टर्ब मूड पे रख दो, ताकि आप लोग का इंटेंशन बिल्कुल भी मोबाइल पे ना जाए और आप लोग की जो स्टडी के दरमियान डिस्टर्बेंस हो वो ना हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी के दौरान मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए और बिल्कुल दूर रखें, ताकि आप लोग को अगर फिर स्टडी के बाद मोबाइल उठाना तो आप लोग जाकर उठाओ, ठीक है, इतना दूर रखो अपने आप से मोबाइल को। फिर है स्टडी स्मॉल पोर्शंस एट वन गो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहते हैं कि बस मैंने अभी 2 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म करना है, बस मैं ये आज ख़त्म करूँगी ये 2 चैप्टर। इस तरह नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि दिमाग का भी अपना एक लिमिट होता है, वो बोर हो जाता है। जिस तरह हम डेली रूटीन से बोर होते हैं ना, इस तरह वो भी एक ही चीज़ से बोर हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर लेट सपोज आप लोग बायो स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर है, बहुत लॉन्ग चैप्टर है, आप लोग को पता है कि वो 2 घंटों में नहीं हो सकता, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके लिए हाफ रख दो कि मैंने हाफ स्टडी करना ये चैप्टर, ठीक है, तो वो ईज़िली हो जाएगा 2 घंटों के। लेकिन अगर आप 2 घंटों में फुल चैप्टर रख देते हो, जो कि इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर शॉर्ट हो तो हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग हो नहीं हो सकता, आप लोग कहो कि नहीं मैंने ये 2 घंटों में करना है, तो आप लोग क्या करोगे, इससे जान छुड़ाओगे, ठीक है, तो वो सही तरह से प्रॉपर लर्न नहीं होगा। आप लोगों ने हाफ चैप्टर रखना है, लेट सपोज अगर आप लोग कहते यानी जितना उस टाइम में कवर हो सकते उतना रखो और उसको उसी टाइम में कवर करो। ज़्यादा बर्डन मतलब ओवर बर्डन नहीं करना कि मैंने बस अभी 2 घंटे में 2 चैप्टर ख़त्म करने, इस तरह नहीं करना। जितना आप लोग की कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो तो उतना ही कवर करो। आप लोग, इससे क्या होता है कि मेंटल जो लर्निंग होती है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती और मेंटल जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर है स्टडी इन स्मॉल चंक्स। स्टडी इन स्मॉल चंक्स का मतलब ये है कि लेट सपोज आप लोगों ने बैठ गए हो कि मैंने 3 घंटे पढ़ना है, 3 आवर्स, सही है, 3 आवर्स मैंने पढ़ना है। तो अगर 3 आवर्स आप लोगों ने मुसलसल पढ़ना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके मिड में से 10 मिनट्स का या 20 मिनट्स, 20 तो बहुत ज़्यादा है, 10-15 मिनट्स का ब्रेक आप लोग ले सकते हो। आप लोग उसमें पानी पी सकते हो, कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, दोबारा फिर लर्निंग ईजी हो पाती है। अगर आप मुसलसल 3 घंटे स्टडी करते हो तो इससे क्या होता है, आपका माइंड बोर हो जाता है एक स्टेज पे और आपको नींद भी आनी शुरू हो जाती है, जिससे इफेक्टिव स्टडी नहीं होती। आप लोग अगर 3 आवर्स मुसलसल स्टडी करना चाहते हैं तो उसके मिड में से ब्रेक लिया करो, थोड़ा सा 5 मिनट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले सकते तो 5 मिनट उठकर वॉक कर लिया करो या थोड़ा सा पानी पी लिया करो या कुछ खा लिया करो, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आप लोगों का जो माइंड है वो फ्रेश रहता है और जो स्टडी आप लोग को फिर नींद भी नहीं आती और वो स्टडी इफेक्टिव हो जाती है और वो फिर भूलती भी नहीं है, सारी उम्र याद रहती है। अच्छा, मेन जो स्टूडेंट्स के लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स,
कि आप लोगों जब बुक्स रीड कर रहे होते हैं, अक्सर बुक में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ हुई होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि उसी जो वर्डिंग बुक में यूज़ होती है, आप लोगों ने पहले समझ लेना है कि इस टॉपिक में क्या चीज़ है। आप लोगों ने समझ लिया, फिर आप लोग क्या करते हो कि उसी बुक से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ दूसरी चीज़ भी ली होती है, दूसरी बुक भी होती है। और पहली बात कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने कुछ नोट्स वगैरह लिए हैं या गाइड वगैरह, तो आप लोग ज़्यादा वो चीज़ें इस्तेमाल न करके मैंने ये वाली बुक भी स्टडी करनी है, ये वाली ये भी, यानी एक सब्जेक्ट से लेके अगर आप गाइडेंस के लिए कोई चीज़ लेते तो वो एक ही बुक लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इससे आप लोग का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं अब क्या पढूँ, कौन सी वाली चीज़ यूज़ करूँ। सो आप लोग जब मटेरियल को अपने लिए इकट्ठा करो, हर एक से आइडिया ले लो। अगर लेट सपोज आपके पास 2 केमिस्ट्री के बुक है और दोनों में अलग अलग मटेरियल है, तो आप लोगों ने दोनों से आइडिया लेनी है, समझना है उसको। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उसी चीज़ को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके अपनी एक कॉपी पे लिख लेनी है और उसमें हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग देनी है। इससे क्या होता है कि जो बुक की वर्डिंग होती है वो अक्सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, हम उसको रट्टा लगाकर वो कर देते हैं, रट्टा लगाकर याद कर लेते हैं, लेकिन फिर हमसे भूल जाता है। लेकिन जो चीज़ आप लोग समझ कर फिर लिख लेते हो ना, तो वो सारी उम्र वो चीज़ नहीं भूलती। और दूसरी बात कि आप लोग जब एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने बैठ जाते हो, तो क्या होता है कि आप लोग ईज़िली उस चीज़ को फिर रिवाइज़ करते हो। तो ये नोट्स बनाना अपने लिए ख़ुद हैंड रिटन नोट्स जो है आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ुद बनाया करें अपने लिए। एक चीज़ को समझकर फिर उसको एक पेज पे लिखा करें अपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, तो इससे आप लोग के नोट्स भी बन जाते हैं और वो चीज़ याद भी हो जाती है, वो बिल्कुल भी फिर नहीं भूलती। फिर है राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लोग एक टॉपिक है उसको आप लोगों ने लर्न कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर है, तो एग्ज़ाम अक्सर क्या होता है कि फिर भी थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है एग्ज़ाम आने तक। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैं तो ये करती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक में, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लिख देती हूँ, 1-2 हेडिंग देकर मैं, क्योंकि इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। उससे क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम अपने पास नोट करते हैं एक कॉपी में। तो जब एग्ज़ाम आ रही होती है तो हम उस चीज़ को, जब एग्ज़ाम आ रही हो तो हम उस चीज़ को फिर क्या करते हैं, ईज़िली रिवाइज कर सकते हैं। सो अपने लिए किसी भी टॉपिक में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक हो, तो उसमें अपने लिए ज़रूर पॉइंट्स बना लिया करें, उसको एक कॉपी पे लिख लिया करें, क्योंकि इससे एक लर्निंग जल्दी हो जाती है, क्विक लर्निंग होती है। पॉइंट्स को, पैराग्राफ को जब हम रीड करते हैं तो वो टाइम भी ज़्यादा लेता है और पॉइंट्स लिखने में हमारा टाइम जो है वो कम, जब हम रिवाइज़ करते हैं ना तो कम टाइम हमारा लेते हैं जो पॉइंट्स होते हैं। सो राइट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको लिख लिया करें कॉपी पे, फिर वो रिवाइज़ करने में आसान होते हैं। फिर है मेक फ्लो चार्ट्स। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम्स बने होते हैं, फ्लो चार्ट्स बने होते हैं, या एक पॉइंट दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि उसको एक साइकिल की फॉर्म में या एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हो। तो आप लोग उसको पेपर में भी प्रेजेंट करते हो, इससे पेपर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और आप लोग को मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। सो अपने लिए एक फ़्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। फ़्लो चार्ट बहुत ज़्यादा, अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फ़्लो चार्ट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे मार्क्स आप लोग इजीली गेन कर सकते हो। सो जितने टॉपिक्स हो जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा बनते हो और एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक स्टेप वाइज मतलब सब कुछ स्टेप्स, लेट सपोज मैं कहती हूँ यूरिया फॉर्मेशन है, ठीक है, या कुछ और ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें स्टेप वाइज एक एक चीज़ करनी पड़े, तो सारे स्टेप्स को आप लोगों ने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना है। तो इससे आप लोग जो है इजी लर्निंग भी कर सकते हो, और दूसरी बात यह है कि ये पेपर में आपको अच्छे स्कोर गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। फिर हम क्या है, मेक निमोनिक्स। ये क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ एग्जांपल्स होते हैं किसी टॉपिक में, या ऐसी चीज़ें होती है, या सिम्टम्स, जो डिज़ीज़ के सिम्टम्स होते हैं या साइंस सिम्टम्स होते हैं, वो अक्सर हमें याद नहीं होते, ठीक है। उसको रट टक लगाकर हमने याद करना होता है, वो फिर वो भूल जाता है, फिर याद करते भूल जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आम लाइफ से रिलेटेड उसके पे एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, या एक वर्ड बनाना है। सारे डिजीज़ के सिम्टम्स का एक एक फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट वर्ड, डिजीज़ का फर्स्ट वर्ड, दूसरे सिम्टम्स का फर्स्ट वर्ड, तीसरे सिम्टम्स का फर्स्ट वर्ड, उसको लेकर उस पर आप लोगों ने सेंटेंस बनाना है, या उससे एक वर्ड बनाना है जो कि एक प्रॉपर वर्ड बन जाए। जिस तरह मैंने एक यहाँ पे वर्ड बनाया है फेज़, ठीक है, ये
कार्डिटिस जो है इसका ये बीमारी, इसके इंडिकेशन जो है कि इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, तो वो इस तरह याद नहीं होता कि प्रोस्टैटिक हार्ट फेलियर, एब्सेसिक सेप्सिस, अनकंट्रोल एंड एम्बोलाइजेशन और साइज ऑफ वेजिटेशन, ये सारे हमें याद नहीं होते, इस तरह अक्सर भूल जाते हैं, एक ना एक तो ज़रूर बोलता है। तो उसके लिए हम निमोनिक्स बनाते हैं। देखो प्रोस्टैटिक से मैंने पी लिया है, हार्ट फेलियर से मैंने क्या लिया, एच लिया है, एब्सेसिक से मैंने लिया है, एब्सेस से मैंने लिया है ए, सेप्सिस अनकंट्रोल से मैंने एस लिया है, और एम्बोलाइजेशन से मैंने ई ली है, साइज ऑफ वेजिटेशन मैंने एस लिया है। तो इससे मैंने क्या बनाया, फेज। जब फेस का वर्ड ये मुझे याद होगा तो मुझसे सारे जो सिम्टम्स हो गए वो मुझे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड याद होंगे, वो मुझसे कभी भी नहीं भूलेंगे। सो अपने लिए निमोनिक्स ज़रूर बनाएं फास्ट लर्निंग के लिए। अब जो आप लोगों ने लर्न किया होता है, जितनी चीज़ आप लोग लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोग एक खाली कमरे में या किसी को बिठाकर उसको एक्सप्लेन करें, या एक खाली कमरे में जाए और इस तरह कंसिडर करके मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसको अपने एक्सप्लेन करें, ठीक है, अपनी वार्निंग में एक्सप्लेन करें, बोले लाउडली, जिससे क्या होता है कि वो चीज़ जो है आप लोगों से फिर कभी नहीं बोलेगी। वो 100%, जब हम कोई चीज़ याद कर देते हैं तो उसका 1% या 5% हमें याद रहता है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर भूल जाता है। लेकिन जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ख़ुद किसी के साथ शेयर करते हैं या खाली कमरे में टीच कर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो हमें बहुत 99% वो हमें याद हो जाता है। फिर है कंपैरिजन चार्ट्स। कंपैरिजन चार्ट्स में क्या है कि आप लोगों ने अगर लेट सपोज दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दूसरे केमिस्ट्री के प्रोसेस है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑक्सीडेशन में जो होता है उसके अपोजिट रिडक्शन में होता है। इस तरह के कंपैरिजन के लिए आप लोगों ने जो है कंपैरिजन चार्ट बनाना होता है। इससे क्या होता है कि एक चीज़ में जो करनी होती है वो दूसरी में नहीं करनी, उसके अपोजिट होते हैं, तो एक कंपैरिजन से चीज़ हमें जल्दी याद हो जाता है। फिर अगर आप क्लास में टीचर कुछ जो है डिस्कस करती है और फिर ब्रेक होता है या आप लोग का फ्री क्लास हो, तो उसमें आप सब जो फ्रेंड्स हैं उसका एक ग्रुप बनाएं और जो चीज़ टीचर ने डिस्कस की होती है उसको एक दूसरे से के साथ डिस्कस कर लें। तो इससे क्या होता है कि हर ने जो पिक किया होता है तो वो डिस्कस हो जाता है, वो माइंड में बैठ जाता है। फिर आप लोग जब घर जाकर उसको लर्न करते हो तो इससे आप लोग की लर्निंग जो होती है वो फास्ट होती है, ईजी आप लोग फिर उसको लर्न करते हो। यानी जो चीज़ टीचर जब बोल रहा होता है उसे वो आपसे स्किप हो गया हो तो उस टाइम जो ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप लोगों को वो दोबारा कोई और बंदा बता देता है तो आप लोगों को वो फिर याद रहता है। सो ग्रुप डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है रिटन प्रैक्टिस। आप लोग जो चीज़ याद करते हो ना तो उसको ज़रूर लिख लिया करो। आप जब लोग उसको लिख लेते हो तो वो क्या होता है कि जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो आप लोग तो हर चीज़ खुद ब खुद फिर याद आती है, अच्छा मैंने तो ये लिखा था, ये भी था, इसमें ये भी था, हर चीज़ फिर जब आप लोग लिखते हो ना तो खुद ब खुद वो चीज़ याद आती है। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप लोग, ये मेरा आप लोग को बिल्कुल मुफीद मशवरा है कि आप लोग जब लर्न करते हो किसी भी चीज़ को उसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्टली याद हो जाती है और पेपर में आप लोग की मिस्टेक्स कम हो जाती है। आप लोग फिर मिस्टेक्स पेपर्स में इतनी ज़्यादा नहीं करते। फिर है डोंट स्टडी ऑन बेड। हमें से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है बेड पर बैठ कर या लेट कर स्टडी करते हैं, तो इससे स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम लेट कर बेड पर बैठ कर स्टडी करते हैं तो वो तो है ही सोने की जगह, तो हमें ज़रूर नींद आएगी, उससे इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग किसी चेयर पर बैठ कर या टेबल के सामने बैठ कर स्टडी किया करें और बेड पर बैठ कर बिल्कुल भी स्टडी ना किया करें, क्योंकि इससे आप लोगों को नींद आती है। फिर है अवॉइड लेट नाइट स्टडी। कुछ लोग होते हैं कि मैंने सारी रात स्टडी करनी है, ये नहीं, लेट स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग थके हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेट करें तो 12 या 12:30 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक, क्योंकि आप लोग को जब नींद आती है तो उससे तो आप लोग स्टडी नहीं कर सकते ना। वैसे अगर आप 3 बजे तक बैठे रहो लेकिन आप लोग की वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी। आप लोग तो वैसे मुँह पे कहोगे मैंने तो 3 बजे तक स्टडी किया, 4 बजे तक या सुबह 5 बजे तक मैंने स्टडी किया, लेकिन वो स्टडी इफेक्टिव नहीं होती। इतनी देर तक स्टडी मत किया करें, 12 तक या 12:30 तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं। आप लोग को जब नींद आ जाए बस सो जाया करें। इससे क्या होता है कि आप लोग को जब एक बार नींद आ जाती है तो फिर आप लोग अगर फुल नाइट भी बैठ लें और स्टडी करें लेकिन वो इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं है, वो आप लोग के माइंड में नहीं बैठेगी। लेट नाइट स्टडी ना किया करें, जब नींद आ जाए तो बस सो जाया करें।
जल्दी सो 12 तक या 12:30 तक सो जाए, क्योंकि 1 2 3 इसके जो नींद है ये बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नींद होती है। और फिर सुबह जो है जल्दी उठ जाया करें, या 10 ओ क्लॉक पे सो जाया करें, सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ जाया करें, तो इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, सो अवॉइड लेट नाइट स्टडी। फिर है चेंजिंग प्लेस। कुछ लोग होते हैं कि एक ही जगह पर फुल हफ्ते या मंथली बैठ कर स्टडी करते हैं। कभी कभार इंसान की मेंटेलिटी ये है कि वो एक चीज़ से बोर हो जाता है, इसलिए अगर आप एक हफ्ते टेबल पर बैठ कर स्टडी करते हैं तो फिर क्या करें कि उस टेबल की जगह को चेंज करें किसी और जगह पे। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोग जिस तरह हम बाहर जाते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ना, कि हमारी हवा बुहा थोड़ी सी चेंज हो जाए, इस तरह स्टडी के लिए भी माइंड को फ्रेश करना पड़ता है। आप लोग एक ही जगह पर बैठ कर मुसलसल 2-2 3-3 हफ्ते स्टडी ना किया करें। हर दिन, या हर दिन तो नहीं, 1 वीक बाद अपनी जो स्टडी की जगह उसको चेंज किया करें। अपनी ही रूम में चेंज कर सकते हैं टेबल को, एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह नहीं कि एक कमरे में दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे। अपनी ही रूम में टेबल या चेयर की जगह को आप तब्दील कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोग का माइंड फ्रेश होता है और आप लोग स्टडी जो है वो उससे बोर नहीं होते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है अवॉइड करते हैं, बैलेंस डाइट। हमारा माइंड भी जो है ना वो एक चीज़ पे वर्क करता है कि उसको प्रॉपर ग़िज़ा मिले, क्योंकि उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अपने जो डाइट है उसको बैलेंस रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें, ताकि आप लोग की जब सेहत अच्छी होगी तो आप लोग बेटर स्टडी करेंगे, माइंड जो फ्रेश होगा, जो ब्रेन है उसको जो एनर्जी मिलेगी तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा। इसलिए बैलेंस डाइट को मेनटेन करें। फिर है ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर। पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ठीक है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें स्टूडेंट्स के लिए जो है पानी। इससे क्या होता है, हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है, ज़्यादा वो नहीं, और माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश रहता है इससे। ठीक है, सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ये थे स्टडी के कुछ टिप्स। आई होप कि आप लोग इसको अप्लाई करेंगे और जिससे प्रोडक्टिव रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग को अगर मेरी जो वीडियो है वो समझ आई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को।